आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डॉक्टर सालिया कौसर अब्दुल सलीम, डायरेक्टर कौसर हॉस्पिटल परवनी और फर्टिलिटी क्लिनिक औरंगाबाद। मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में 30 साल से काम कर रही हूँ। तो इनफर्टिलिटी के बारे में मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं उन्हें शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग जो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत से लेडीज़ परेशान हैं और इसका इतना सोशल इशू बन गया है कि काफ़ी फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि दूसरी शादी करने के लिए लेडीज़ को बहुत टॉर्चर करते हैं कि तू बांझ है और अभी तुझे बच्चा नहीं होता, हम इतना 1 महीना देखेंगे, हम 1 साल देखेंगे और फिर दूसरी शादी करेंगे। तो ये फैमिलीज़ के जो टॉर्चर है और लेडीज़ पर जो प्रेशराइज होता है, काफ़ी लेडीज़ तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और कितने लेडीज़ तो साइकिक पेशेंट बन गए हैं जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं कि उनके जो ससुराल का उनको प्रेशर रहता है, हस्बैंड का, सास का, ससुरे का। तो इसके लिए ये मैं फील्ड में इतना डीप में गई हूँ कि अल्लाह के फजल से काफ़ी अभी तक 6 से 7 हज़ार अपने केसेस कामयाब हो गए हैं। तो इसमें हम जो बेसिक जो तरीके से इलाज करते हैं कि जैसा क्यों प्रेगनेंसी नहीं रहती, 1 साल अगर शादी होने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं और उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं होता है तो हमें जांच लेना चाहिए कि इनमें क्या प्रॉब्लम है और वो केस हम इनफर्टाइल बोल के लेबल करते हैं। और उसका जो बेसिक फिर हम जो टेस्ट चालू करना चाहिए कि बेसिक से चालू करना चाहिए कि जैसा कि मैं करती हूँ कि काफ़ी मेरे पास जो केसेस IVF होने के बाद भी आते हैं, मगर हम जब बेसिक से जाते हैं तो फर्स्ट तो दोनों का कांटेक्ट भी बराबर होता है या नहीं। मैंने अभी काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत सारे लेडीज़ की वजाइना नैरो रहते हैं और कांटेक्ट भी बराबर नहीं होता, तो हम उन्हें वजाइनल वाइडनिंग करते हैं पहले। ये तो सब में पहली बात है कि अगर दोनों का कांटेक्ट बराबर होता है तो ही सीमेन अंदर जाएगा। और जैसा हम देखते हैं कि सीमेन वजाइना में डिपॉजिट होता है और उसमें से स्पर्म को ट्रैवल होना पड़ता है वाया सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब तक। तो ये एक नंबर 1 बेसिक चीज़ है। उसके बाद फिर हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं लेडीज़ को कि जैसा उनका सर्विक्स कैसा है, सर्विक्स भी बहुत टाइट है क्या, अंदर एडिजेंस है क्या, क्लोज है क्या, या उस पर इरोजन है क्या, वो एक देखते हैं। उसके बाद फिर यूट्राइन कैविटी को हमें देखना चाहिए कि वो भी नॉर्मल है या नहीं है, और फिर फैलोपियन ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है, और फिर ओवुलेशन होता है या नहीं होता है। तो ये लेडीज़ के इतने अपन टेस्ट करने के बाद हम जब उसे पिन पॉइंट कर देंगे कि जैसा कि इसका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, फिर उसको जैसा ओवुलेटिंग इंजेक्शन रख देंगे हम, या फिर ट्यूब अगर ब्लॉक है तो उसकी ट्यूब क्यों ब्लॉक है, इसके लिए कौन सा इन्फेक्शन है। अभी हम इतने दिन से प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि पेल्विक कैविटी में ट्यूबरक्लोसिस और एंडोमेट्रियोसिस 2 बहुत कॉमन इन्फेक्शंस है और उनको डायग्नोस करना भी बहुत इजी है। डायग्नोस अगर हो जाता है तो हमें रिज़ल्ट भी बहुत 100% मिलते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हम जो सिंपल मेथड ब्लड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा डायग्नोस्टिक अगर हमें डाउट आता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है और काफ़ी जैसा उसको पेन है, डिस्मेनोरिया है, मेंसेस में बहुत पेन है, तो हमें उसके लिए जल्दी से जल्दी लेप्रोस्कोपी प्लान करना चाहिए। लेप्रोस्कोपी पे हम जो चीज़ देखते हैं वो सोनोग्राफी पे नहीं दिखाई देती। जैसे हम सोनोग्राफी पे हम सिर्फ बच्चेदानी की साइज़ देख सकते हैं, ओवुलेशन होता है या नहीं देख सकते हैं, मगर जो इंटरनल एडेजेंस होते हैं, एंडोमेट्रियोटिक लीजन है, वो हमें सोनोग्राफी पे नहीं दिखाई देते। इसके लिए हमें लेप्रोस्कोपी प्लान करना चाहिए। लेप्रोस्कोपी का जो विजन रहता है बहुत ही अच्छा होता है और उस पर हम एंडोमेट्रियोसिस लीजन को सर्जिकल एब्लेशन भी कर सकते हैं और क्लिनिकली डायग्नोज होने के बाद फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो ट्यूबरक्लोसिस से एडिजेंस आते हैं, वो एडिजेंस को भी हम ब्रेक कर दे सकते हैं लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। अच्छा सा वॉश दे सकते हैं। अगर ट्यूब भी उसके ब्लॉक है तो हम ट्यूब भी कैनुलेशन से ओपन कर सकते हैं। और काफ़ी हमें पूरा प्लान आउट हो जाता है ट्रीटमेंट का कि पेशेंट को कौन कौन से इन्फेक्शन है और इसको हमने कितने दिन मेडिसिन देना चाहिए, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कब तक वेट करना चाहिए, और फिर IUI IVF का प्लान करना चाहिए। तो ये एक लेप्रोस्कोपी एक बेस्ट टूल है इनफर्टिलिटी के लिए। और दूसरा पार्ट जो हस्बैंड का होता है, हस्बैंड का अगर काउंट कम है तो हम उसे बढ़ने के लिए दवाएं देते हैं। और बहुत सारे हस्बैंड के कभी ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि इनका स्पर्म काउंट नील है, तो ऐसा उनका नील होने की वजह से उन्हें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें आगे उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जैसा कि हम अगर उनकी सोनोग्राफी करा रहे हैं टेस्टिकल्स की, उसका साइज़ अगर नॉर्मल आता है और इधर अगर स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है या उसके वॉस डिफरेंस में ब्लॉक है।
तो उसके लिए हम उसको टेस्टिकुलर बायोप्सी प्लान करते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी पे अगर हमें बताते हैं कि अंदर स्पर्म फॉर्मेशन है, और उसमें भी हमको इन्फेक्शन डायग्नोस करना है कि अगर इसमें ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है क्या। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो बहुत कॉमन है और वो वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देता है। फिर अगर हम इनको भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट देते हैं तो वो वास डिफरेंस ओपन होकर अपने सीमेन बाहर आ जाता है और स्पर्म काउंट भी उनका बढ़ जाता है। या फिर हमें उनमें स्पर्म का देखकर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जैसा स्पर्म इंजेक्शन के लिए 1-2 स्पर्म जो रिक्वायर होते हैं, तो स्पर्मेटिक एस्पिरेशंस हम लेकर उनको इक्सी के लिए प्लान कर सकते हैं। मगर स्पर्म काउंट अगर नील है तो ये आगे के इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए। टेस्टिकुलर बायोप्सी में भी हमें बहुत सारे इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाते हैं, और अगर उसमें हमको स्पर्म काउंट बाहर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर एटलीस्ट हम स्पर्म इंजेक्शन से स्पर्म निकाल कर उनके खुद का फिर हम इक्सी प्लान करते हैं। तो ऐसे इनफर्टाइल कपल बहुत सारे होते हैं, कम से कम अभी तो आजकल 100 में से 40-50% केसेस ऐसे देखने में आ रहे हैं। तो हम जो देखते हैं लेडीज़ में जो इन्फेक्शन होते हैं ये आजकल के नहीं होते। ये जैसा कि बच्चियों को जब मेनार्की आती है, जब उनको मेंसेस स्टार्ट होता है, जब से हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं उनको पेट में दर्द होता है, मेंसेस में पेन होता है, वो बहुत सारे सिर्फ मेडिकल से टैबलेट लेते हैं और बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के यूज़ कर लेते हैं, तो उनके इंटरनल इन्फेक्शन वो डायग्नोज नहीं होते। अगर वही पेरेंट्स ने लड़कियों पर अगर ध्यान दिया उनके स्कूल गोइंग एज से, जब से अगर उनको मेंसेस के प्रॉब्लम है, मेंसेस में पेन है, अगर पहले से उनका ट्रीटमेंट कराया तो ये इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे कम हो सकते हैं। क्यों तो हम देख रहे हैं अभी मेरे पास तो गर्ल्स भी जो आते हैं, तो मैं तो जब भी उनकी अगर अल्ट्रासाउंड कराई तो 1-2 पेशेंट में तो ऐसा जब भी पेल्विक इन्फेक्शन डायग्नोज हो गया, और उनका जो इन्फेक्शन है वो अगर हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया तो बाद में शादी के बाद उनको प्रॉब्लम भी नहीं आया और जल्दी से उनके इश्यूज़ हो गए। तो ये जो इन्फेक्शन बहुत पुराने होते हैं हम हमें रिपोर्ट डाल सकते हैं, और इसमें फिर इनफर्टिलिटी के केसेस भी कम हो जाते हैं। तो आप मुझे वही सबसे विनती है कि सब बच्चियों का भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं, और ताकि आगे इनफर्टिलिटी के केसेस कम हो जाएं। थैंक यू।